नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं। आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। पिछले 15 दिनों से उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है। समर्थन और विरोध में बयानबाजी हो रही है और अब सर्वे के समर्थन में देवबंद से बयान आया है। जमीयत उलेमा हिंद के प्रमुख अरशद मदनी ने देवबंद में बैठक के बाद कहा कि हमें सर्वे से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मदरसों के लिए कोई मदद नहीं चाहिए क्योंकि मदरसे हमारे मजहब का हिस्सा हैं। मदरसा और मस्जिद हमारा धर्म और मजहब है। हम इसके लिए किसी गवर्नमेंट के किसी ग्रांट की जरूरत हमें नहीं है। नहीं, हम न पहले ये कहते थे कि एक कम्युनिटी को टारगेट बना रहे हैं, न हम आज कहते हैं। ये बात कहते हैं कि सर्वे करना उनका हक है। अगर कोई सर्वे के लिए आता है उसके साथ मुकम्मल ताउन करना चाहिए, मदद करनी चाहिए। देवबंद में मौलानाओं की बैठक के साथ ही मदरसों पर छिड़ी महाभारत का एक अध्याय समाप्त हो गया। जमीयत और देवबंद के सर्वे के समर्थन करने से सर्वे पर छिड़ा संग्राम खत्म हो गया, लेकिन जो अध्याय खुला है उसने मदरसों पर महाभारत को मजहबी रंग दे दिया है। हमें नहीं जरूरत, हम अपने मस्जिद और मदरसे के लिए हमें जरूरत नहीं है। अगर हमारा स्कूल है, सरकार उसकी मदद करती, हम ले लेंगे। दरअसल मदरसों के सर्वे का पहला मकसद ही यही है कि मदरसों में कैसे शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाए, कैसे मदरसों को मदद पहुंचाई जाए और किन मदरसों को वास्तव में मदद की जरूरत है। लेकिन अरशद मदनी को मदरसों के मॉडर्नाइजेशन से इनकार है, क्योंकि अरशद मदनी की नजर में मदरसा मजहब का हिस्सा है, दीनी तालीम देने का जरिया, जहां मौलाना बनाए जाते हैं, इमाम बनाए जाते हैं। मदरसों को आप समझें, मदरसे हमारी मजहबी जरूरत को पूरा करने के लिए हैं। जिस तरह हमें इंजीनियर की जरूरत है, एडवोकेट की जरूरत है, डॉक्टर की जरूरत है, इसी तरह हमारी लाखों मस्जिदों के लिए हमें इमाम की जरूरत है। लेकिन जब सवाल किया गया कि राज्य में कितने ही मदरसे ऐसे हैं जो सरकार की मदद से चल रहे हैं, जहां दीनी तालीम के साथ आधुनिक शिक्षा दी जा रही है, मदनी का जवाब सुनिए। कह रहे हैं हम इसकी मुखालफत नहीं करते, लेकिन 560 मदरसे ऐसे हैं जिनको मान्यता मिली हुई है, पैसे मिलते हैं। वो लोग जाने, उनसे पूछिए, हम नहीं कहते। हम उसके मुखालिफ हैं। खुला हुआ है, हम जितने मदरसे चलाते हैं मुसलमानों के चंदे से चलाते हैं। मदनी और जमीयत को इस आरोप पर ऐतराज है कि मदरसों को गलत तरीके से फंडिंग की जा रही है। हालांकि मदनी से जब ये सवाल किया गया कि अगर किसी मदरसे पर अवैध बुलडोजर चला तो उनका रुख क्या होगा, तो जवाब सुनिए। ये देखेंगे कि बात क्या है। अगर वो मदरसा मदरसे की जमीन पर नहीं था, गवर्नमेंट की जमीन के ऊपर था, गवर्नमेंट को हक है। अगर पंचायत की जमीन के ऊपर था, गवर्नमेंट को हक है। अगर वो म्यूनिसिपैलिटी की जमीन के ऊपर था, म्यूनिसिपैलिटी को हक है। एक तरह से कहे तो मदरसों के सर्वे को लेकर जो लगातार सवाल हो रहे थे, वो आज देवबंद में हुई बैठक और अरशद मदनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद खत्म हो गए। लेकिन इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से नया सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर मौलाना अरशद मदनी जमीयत और देवबंद मदरसों को मजहब तक क्यों सीमित करना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। देवबंद और जमीयत का मानना है कि मदरसे मजहब का हिस्सा है, लेकिन सर्वे का विरोध नहीं होना चाहिए। ताजनगरी आगरा में युवाओं का क्या मानना है, सुनिए। वो कानून की नज़र से देखते हैं और अल्लाह के नबी का पैगाम है कि आप जिस मुल्क में रहो वहाँ के मुल्क के कानून के नियमों का पालन करो, और ये हमारे मुल्क में कानून का नियम आया है तो हम इस नियम का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और भी लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे भी बात करेंगे। सर, किस नज़र से देख रहे हैं आप जो मदरसों का सर्वे है? लोगों के अलग अलग व्यूज़ सामने आ रहे हैं उस सर्वे को लेकर, आपका क्या कहना है इस मसले पर? नमस्कार, मेरा नाम दिलकश इमाम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, डरता वो है कि जो कोई गलत काम करता हो। जब मदरसे शिक्षा देने की जगह हैं तो वहाँ पर कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है, तो जांच अगर बैठ भी रही है तो उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। जांच दिल खोल के स्वागत करना चाहिए उनका कि आप बेशक आएँ, स्वागत है उनका, आप जांच करें, देखें क्यों और मालूम करें और दुनिया को बताएं कि मदरसों में गलत काम नहीं होते। मदरसे में सर्वे कोई ऐसी बड़ी दिक्कत की बात नहीं है, इसको सर्वे को होने देना चाहिए ताकि इससे ये पता चलेगा कि मदरसे में हो क्या रहा है।
अब तक हिंदुस्तान की जो जनता है उसके दिमाग में बैठाया गया है बाकायदा कि मदरसे में आतंकवादी पलते हैं। अब जांच से पता चलेगा कि मदरसे में होता क्या है। ईमान का हिस्सा ओवैसी नहीं है, इस्लाम का हिस्सा ओवैसी नहीं है, इस्लाम और ईमान का हिस्सा राजनीति पार्टियां नहीं है। हमारा जो ईमान का हिस्सा है वो हमारा ईमान है और उसका ही इल्म हमारा ईमान का हिस्सा है। तो फिर इस मसले पर ये लोग क्यों बोलते हैं? राजनीति अपनी चमकाने के लिए, खुदी पे कहते हैं ना कुर्सी पे बैठना ज़रूरी है, तो ओवैसी को कुर्सी प्यारी है तो बोले गई। हमदर्दी दिखानी है तो देश भर में नहीं, अपने शहर में नहीं, पूरे देश भर में मदरसों का नहीं, स्कूल का इंतज़ाम कराया जाए जिससे कि गरीब बच्चे शिक्षा प्राप्त करके हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करें। कल से उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है जो कि 23 सितंबर तक चलेगा, जिसे लेकर आज विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई जिसमें सभी पार्टियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। लेकिन इस बीच मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने 17 ओबीसी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की, जिससे संकेत साफ है कि कल सदन में हंगामा हो सकता है। कल से विधानसभा का मॉनसून सत्र। सत्रह पिछड़ी जातियों पर हंगामा तय। जिस जात में है उनको केवल परिभाषित करना है, उपजातियां हैं, उनको माननीय अखिलेश यादव जी ने परिभाषित किया था, उसको बीजेपी ने षड्यंत्र के तहत कोर्ट में रुकवाने का काम किया। विगत 5 वर्षों की सरकार में जवाब दाखिल नहीं करने गए, कई बार कोर्ट ने फटकार भी लगाई, लेकिन उसके बावजूद जब जवाब दाखिल करना था और जवाब दाखिल करने गए तो जवाब शासनादेश के पक्ष में न दाखिल करके उसको निरस्त कराने का काम बीजेपी सरकार ने किया है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मॉनसून सत्र कल से शुरू हो रहा है। सत्र से पहले आज सभी दलों की बैठक बुलाई गई। मीटिंग में एसपी से मनोज पांडे, बीएसपी से उमाशंकर सिंह, एसबी-एसपी से बेदी राम समेत विपक्ष के तमाम नेता मौजूद रहे। लेकिन इन सब के बावजूद जो सदन के बाहर जो समीकरण बन रहे हैं उससे इतना तो साफ है कि मॉनसून सत्र की शुरुआत हंगामेदार होने वाली है। सत्र अच्छे से चले, इसमें सरकार और सत्ता पक्ष की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और आज जब खासकर उत्तर प्रदेश में तमाम बड़े मुद्दे हों, सूखे से उत्तर प्रदेश प्रभावित हो, उत्तर प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ से प्रभावित हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो और तमाम इस तरह के जनहित के ज्वलंत मुद्दे हों, तो आज कार्य मंत्रणा में भी और सर्वदलीय बैठक में भी हमने ये निवेदन किया कि इसकी समय अवधि बढ़ाई जाए। तो सबसे पहले हम लोगों ने नेता सदन जी से भी और विधानसभा अध्यक्ष जी से इस बात का आग्रह किए कि संभव हो तो जो इतना अल्पकाल के लिए जो सत्र आहूत की गई है इसकी समय अवधि बढ़ा दिया जाए। सर्वदलीय बैठक के बाद विपक्ष ने जाहिर कर दिया है कि उसका रुख आक्रामक होने वाला है। दरअसल मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी 17 पिछड़ी जातियों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले आरक्षण का मुद्दा फिर गरमाने वाला है, क्योंकि अभी 14 सितंबर को केंद्र सरकार ने 5 राज्यों की 12 जातियों को एसटी का दर्जा देने का आदेश जारी किया है। इसमें यूपी के गोंड जाति और उसकी 5 उपजातियां भी शामिल हैं जिन्हें एसटी का दर्जा दिया गया है। इसके बाद सपा सक्रिय हो गई है। सपा के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ ने 17 अति पिछड़ी जातियों को एससी का दर्जा देने की आवाज़ उठाई है। इसके लिए अखिलेश यादव से भी प्रकोष्ठ के लोगों ने मुलाकात की और सदन में यानी कि मानसून सत्र में इस प्रश्न को उठाने को कहा है। समाजवादी पार्टी 17 ओबीसी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने को लेकर अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में सम्मेलन करने की योजना बना रही है ताकि इन जातियों को संदेश दिया जा सके और 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी का मुद्दा बनाया जा सके। इसके लिए समाजवादी पार्टी अभी से बीजेपी पर हमलावर है। मतलब बिल्कुल साफ है, आने वाले वक्त में सदन के बाहर और सदन के अंदर 17 ओबीसी जातियों को लेकर सियासत में संग्राम छिड़ने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो कल से उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है, जिसे लेकर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने न्यूज़ 18 से बातचीत की। सतीश महाना ने कहा कि हम नई परंपरा शुरू कर रहे हैं।
सत्र के दौरान एक दिन सिर्फ महिलाएं बोलेंगी, वो भी 22 सितंबर को महिलाओं को एक दिन निश्चित किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी, सर कल से विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है, किस तरह से ये सत्र सुचारू रूप से चल सके इसके लिए क्या कुछ किया गया? सर्वदलीय बैठक किया। देखिए, सर्वदलीय बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित थे, सभी पार्टी के नेता उपस्थित थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात के लिए अपेक्षा करी कि एक स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं के अंतर्गत हम अच्छी चर्चा करें, अच्छी डिबेट करें, विषयों के ऊपर बातचीत हो, जो विपक्ष के सुझाव भी हो सकते हैं, कुछ आलोचनाएं भी हो सकती हैं, वो आए, लेकिन चर्चा के माध्यम से, वाद विवाद के माध्यम से हम उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म बना सकते हैं कि विधानसभा सभ्य लोगों की सभा, मतलब सभ्य, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा। तो हमारे को जो एक नेगेटिव मैसेज पूरे देश और दुनिया में है कि विधानसभा में बैठे हुए सम्मानित सदस्य नेगेटिव ही बात करते हैं, उसको परसेप्शन को चेंज करने के लिए मैंने एक 4 महीने में बहुत बड़ी मुहिम चलाई है। मैं कल माननीय नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव जी भी मेरे से मिलने के लिए आए थे। मैंने उनसे भी यही अपेक्षा करी है कि आप चर्चा करिए, आपको अवसर देंगे। नियमों के अंतर्गत हर व्यक्ति को इस बात की विचार विमर्श करने का छूट है। 22 तारीख को हम महिला सदस्यों को बोलने का अवसर देंगे। ये पूरे देश में कभी भी किसी भी विधानसभा में नहीं किया। एक नई अनूठी पहल है जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में। सर क्या कुछ इसका प्रारूप रहेगा, कैसे महिला सदस्य बोलेंगी? नहीं, उसमें ये है कि महिला सदस्यों को मैं अवसर दूंगा कि वो अपनी बात कहें। हम महिला सशक्तिकरण के ऊपर, जेंडर इक्वालिटी के ऊपर बातचीत करेंगे महिलाओं। तो विधानसभा सत्र को लेकर बीजेपी विधायकों की सीएम आवास पर बैठक चल रही है। वहीं शाम 6 बजे एनडीए के विधायक भी बैठक करेंगे। तो विधानसभा सत्र को लेकर बीजेपी विधायकों की सीएम आवास पर अहम बैठक चल रही है। आपको बता दें कि सत्र शुरू होने से पहले, ताकि सत्र शांतिपूर्ण तरीके से हो सके, साथ ही उसको लेकर मंथन चल रही है, रणनीति को लेकर मंथन चल रही है, जिसके चलते आज सीएम आवास पर यह बैठक हो रही है। वहीं आपको बता दें कि शाम 6 बजे एनडीए के विधायक भी बैठक करेंगे। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो विधायकों की सीएम आवास पर बैठक चल रही है ऋषभ मणि। जी हाँ, बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी का जो विधानमंडल दल है, जो सचेतक हैं, उनकी बैठक चल रही है। और विधानसभा में चूंकि खुद सदन के नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जाहिर सी बात है वो स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि किस तरह से सदन के अंदर सरकार को मजबूती से अपना पक्ष रखना है। जाहिर सी बात है कि विपक्ष पूरी कोशिश करेगा कि वो सरकार को सदन के अंदर घेरे। कल भी जैसी समाजवादी पार्टी की ओर से घोषणा की गई है कि वो समाजवादी पार्टी के दफ्तर से विधानसभा तक पैदल मार्च निकाल के जाएंगे। जो कानून व्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी जैसे तमाम अन्य मुद्दे हैं जिनको लेके वो सरकार को पहले सड़क पर घेरेगी, फिर सदन के अंदर भी घेरी जाएगी। कल चूँकि पहला दिन है, जो हमें जानकारी है उसके मुताबिक कल जो मृत्यु की सूचनाएं हैं वो ली जाएगी। चूँकि निधन हुआ है भारतीय जनता पार्टी के विधायक अरविंद गिरी जो लखीमपुर से हैं, तो हो सकता है कल निधन की सूचनाएं लेने के बाद सदन को एडजर्न किया जाए अगले दिन के लिए। लेकिन उसके बाद सदन कैसे चलाना है, जब विपक्ष उनको घेरेगा तो उसकी कैसे जवाब देना है, इसकी रणनीति बनाई जाएगी। हालांकि स्पीकर सतीश महाना को अभी हम सुन रहे थे, वो ये कह रहे थे कि तय नियमों के तहत वो सबको मौका देंगे। वो चाहते हैं कि एक रचनात्मक दृष्टिकोण सब लोग अपनाएं और तमाम जो भी मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उसमें सकारात्मक बातचीत हो। बिल्कुल जो बैठक है वो जारी है, लगातार जारी है। वहीं आपको बता दें कि शाम 6 बजे एनडीए के विधायक भी बैठक करेंगे। तो लखनऊ विधानसभा में शिवपाल यादव को नहीं मिलेगी आगे की सीट। अखिलेश यादव की मांग को खारिज कर दिया गया है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव के लिए आगे की सीट मांगी गई थी, लेकिन अखिलेश यादव ने चिट्ठी लिखकर शिवपाल यादव के लिए जो आगे की सीट मांगी थी, उस मांग को खारिज कर दिया गया है। लेकिन अखिलेश यादव की चिट्ठी के आधार पर विधानसभा में आगे की सीट नहीं दी जाएगी। से फतेहपुर की तरफ जाने वाली रोड में भाखड़ा बरसाती नाले में एक युवक बह गया। पहाड़ों में बारिश के बाद मैदान में बरसाती नाले उफान पर हैं और युवक उफनते नाले को पार करने की कोशिश कर रहा था, तभी पानी के बहाव में युवक बह गया। पुलिस युवक की तलाश में जुटी हुई है। युवक के बहने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस बरसाती नालों से दूरी बनाने की अपील कर रही है, लेकिन इसके बावजूद लोग जान जोखिम में डालकर इन्हें पार करते हुए नजर आ रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरह जान जोखिम में डालकर युवक नाला पार करता हुआ नजर आ रहा है।
तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह नाले के उफान को पार कर रहा युवक किस तरह लहरों में बह जाता है। आपको बता दें कि युवक उफनते नाले को पार करने की कोशिश कर रहा था, तभी पानी के बहाव में युवक बह गया। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस युवक की तलाश में जुटी है और युवक के बहने का जो वीडियो है अब लगातार वायरल हो रहा है। कोटद्वार के डिग्री कॉलेज रोड पर घूम रहे गुलदार का वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। वीडियो लालपुर इलाके का बताया जा रहा है, जब एक गुलदार पेड़ में चढ़ा हुआ था। इस दौरान कॉलोनी के कुत्ते गुलदार पर भौंकने लगे तो गुलदार नीचे उतरकर कुत्तों पर झपट्टा मारने लगा। कुत्ते गुलदार पर भौंकते रहे। वहीं इस दौरान गुलदार कुत्तों का पीछा करने लगा, जिसके बाद कुत्ते जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं के गर्भगृह में जाने पर रोक लगा दी गई है। मंदिर के गर्भगृह में सोना चढ़ाने के काम के चलते मंदिर समिति ने रोक लगाई है। अब श्रद्धालु मंदिर के सभा मंडप से ही बाबा केदारनाथ के दर्शन कर सकेंगे। वहीं केदारनाथ धाम में तीर्थयात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। टिहरी झील पर आने वाले पर्यटक अब सिर्फ बोटिंग तक ही सीमित नहीं रह सकेंगे। पर्यटकों के लिए नए टूरिस्ट स्पॉट के साथ ही नए एडवेंचर स्पॉट्स एक्टिविटी के लिए भी पर्यटन विभाग ने कवायद शुरू कर दी है। वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स के हब के रूप में अपनी पहचान बना रही टिहरी झील को विश्व मानचित्र पर पर्यटन के क्षेत्र में अलग पहचान दिलाने के लिए लगातार केंद्र और राज्य सरकार कोशिश कर रही है। इसी के तहत टिहरी झील और आसपास के क्षेत्र को डेवलप करने की योजना है और प्रतापनगर क्षेत्र को भी पर्यटन सर्किट से जोड़ने की योजना है। प्रतापनगर भी जैसे झील के पास का ही इलाका है, तो इसको भी जो अभी जो प्रोजेक्ट एनडीबी के थ्रू आने का है, तो उसमें भी इसमें कुछ कंपोनेंट प्रस्तावित है, तो उन कंपोनेंट में भी कुछ डेवलपमेंट के बाद जो किए जाए। टिहरी झील से सटे प्रतापनगर क्षेत्र को जोड़ने वाले डोबरा चांठी पुल में नया बोटिंग पॉइंट बनाने की योजना पर काम चल रहा है। स्थानीय लोगों का भी मानना है कि टिहरी झील बनने के बाद से प्रतापनगर क्षेत्र अलग थलग पड़ गया है, लेकिन पर्यटन सर्किट से जोड़ने पर यहाँ नया डेवलपमेंट होगा और रोजगार भी बढ़ेगा। होम स्टे अभी तिवाड़ गांव में बने हैं सबसे अच्छे, तो मुझे लगता है और मुझे आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि पर्यटन विभाग को कि सामने जो एक रेखा पट्टी है और उसमें जो डोबरा पुल है उसके आसपास तक भी टिहरी झील हमेशा पानी से भरपूर रहती है, तो उस क्षेत्र में भी होम स्टे और पैडल बोट ये सारी चीज़ों की शुरुआत होनी चाहिए। टिहरी झील में पर्यटन की अपार संभावनाओं को तराशने के लिए अब प्लानिंग के तहत काम किया जा रहा है, ताकि नई पर्यटन एक्टिविटी मिल सके और रोजगार को भी बढ़ाया जा सके। टिहरी से न्यूज़ 18 के लिए सौरभ सिंह की रिपोर्ट।